चलिए दोस्तों, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज समावयवता मतलब आइसोमर्स के बारे में। ओके, तो इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख ले, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में इससे पहले वाला लेक्चर हमने बता दिया है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आज 4 होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, चलिए तो और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं और देखिए यहाँ पर अच्छे तरीक़े से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि जानना जरूरी है। समावयवता मतलब आइसोमर्स। क्या? आइसोमर्स। आप इस आइसोमर्स को आप हिंदी में ऐसे भी आइसोमर्स लिख सकते हैं। हिंदी में आप ऐसे भी आइसोमर्स लिख सकते हैं, नो डाउट, आइसोमर्स। ठीक है, आप हिंदी में ऐसे भी आइसोमर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा आइसोमर्स क्या होता है, तो कहा वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र ही अलग हो जाता है, वह समावयवी यानी आइसोमर कहलाता है। और यह प्रक्रिया आइसोमर्स कहलाता है, यानी समावयवी कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को समावयवता के नाम से जानते हैं। यानी लिखा गया वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्र अलग हो यानी भिन्न हो, तो उसे हम समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और यह घटना यानी पूरी घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाता है। मतलब मिला जुला कर यही है कि आइसोमर्स क्या होता है, तो आइसोमर्स उसे कहते हैं जिसमें आणविक सूत्र तो समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग होगा, वही आइसोमर्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण नंबर फर्स्ट में आपके लिखा गया यहाँ पर ब्यूटेन, BUTANE रहे लास्ट में, तो इसको ब्यूटेन पढ़ेंगे, सिंपल सी मतलब है। तो ये ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बोले तो ब्यूटेन का जो फार्मूला हो जाता है C4H10 हो जाता है। क्या हो जाता है? C4H10 हो जाता है ब्यूटेन का फार्मूला। और ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, कितने आइसोमर्स संभव है, तो कहेंगे 2 आइसोमर्स संभव है। इसलिए लिखा गया कि ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। समावयवी यानी इसका संरचना सूत्र क्या होगा, 2 गो होगा संरचना सूत्र। एक तो संरचना सूत्र इसको नॉर्मल बोलेंगे, एन ब्यूटेन ऐसे एन लिखकर ऐसे यदि हम ब्यूटेन लिख दे, एन लिखकर ऐसे यदि ब्यूटेन लिख दे तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे होता है, सिंपल सी मतलब है कि ये कोई भी बनाता है तो नॉर्मल ब्यूटेन जो है ऐसा ही बनाता है। मतलब कि कार्बन को आप ले लो 1 2 3 यहाँ पर 4, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है चारों तरफ से लटका लो, ये बन गया। ये क्या बन गया? मतलब चारों तरफ से हाइड्रोजन लटका ले तो ये नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल ना बनाकर यह क्या बनाना है, इसको आइसो। तो आइसो कैसे बनेगा से पता है? ये आइसो बनेगा मतलब 2 गो तो संरचना सूत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आइसो कैसे बनेगा, तो आइसो इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कार्बन तो 4 गो होना तय है, कार्बन तो 4 गो होना तय है, 1 2 यहाँ पर 3, और एक जो कार्बन है इसको ऐसे लटका लीजिए। यहाँ पर एक कार्बन आप ऐसे लटका लीजिए, ठीक है। तो एक कार्बन हम यदि ऐसे लटका लिए तो क्या होगा, इससे यह होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लटकाइए और एक हाइड्रोजन आप यहाँ लटकाइए, और एक यहाँ जो भी जहाँ जहाँ खाली स्थान बच गया है वहाँ पर हाइड्रोजन को लटका दीजिए। काम हो जाएगा 35, सिंपल सी मतलब है, ठीक है, काम हो जाएगा 35। ये हो गया। देखिए ये क्या हुआ कि कार्बन की संख्या सब में समान रहा, हाइड्रोजन की संख्या भी समान रहा, लेकिन ये 3 गो कार्बन को एक साइड धर लिए और ई वाला जो चौथा वाला जो कार्बन था यहाँ इस जगह लिया है। या आप कह सकते हैं कि दूसरा नंबर कार्बन पर दूसरा, ये पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा नंबर कार्बन है, तो दूसरा नंबर कार्बन पर हम एक और कार्बन के नीचे गिरा दिए और हाइड्रोजन से जोड़ दिए, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए 4 गो जो है अपनी जो चारों तरफ से हाइड्रोजन को तो लटकावे करेगा। हाइड्रोजन नहीं लटके मतलब 4 गो संयोजकता तो अपनी पूरा करेगा। जैसे 1 2 3 4 गो संयोजकता कार्बन की पूरा, इसमें भी 4 गो संयोजकता कार्बन की पूरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 गो संयोजकता पूरा हो गया। और कार्बन चाहता ही है कि संयोजकता मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए ये 4 गो लटकाता है इस प्रकार से, ठीक है।
तो आप यहाँ पर ये समझिए। तो अब क्या किए कि ये वाला कार्बन को एक और आगे ना बढ़ा करके इसी जगह कार्बन को लटका दिया गया, या इसका ही नाम हो गया आइसो। इसका ही नाम क्या हो गया दोस्तों? आइसो हो गया था। आप ये मतलब कि ये नहीं रहे कि नहीं समझ में आए, यहाँ पर सिर्फ आप याद रखिएगा कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स संभव है, तो 2 आइसोमर्स संभव है। एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उदाहरण नंबर सेकेंड लिया गया। उदाहरण नंबर सेकेंड है कि पेंटेन। पेंटेन, आप पेंटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेन को हिंदी में, ठीक है। तो पेंटेन, तो पेंटेन क्या होता है? पेंटेन के 3 आइसोमर्स संभव है। पेंटेन के कितने आइसोमर्स संभव है? पेंटेन के 3 आइसोमर्स संभव है, इसको आप याद रखेंगे। पेंटेन के कितने आइसोमर्स संभव है? तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स संभव होते हैं, 3 समावयवी होते हैं। इसको आप जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब क्या कर चलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4, C6H14, C4H10, यानी ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो वही कहा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपाइल, ठीक है, इथाइल, इथास कर क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, तो ये सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। देखिए CH4 को हम क्या नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से जानते हैं। C6H14 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन के नाम से जानते हैं। C4H10 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। ये सारा का सारा संरचना सूत्र ये कैसे निर्माण होता है हम इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक है पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? तो आप कहेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। जैसे इसमें लिखा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध होता है। और एकल आबंध कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको आप याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो एकल आबंध होगा, सिंपल सी मतलब है, एकल आबंध होगा। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब एकल आबंध, और एकल आबंध होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, उदाहरण के लिए एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य जैसे CH4 मीथेन होता है कि नहीं। उसके बाद C2H6, ठीक है, C2H6 मीथेन, ये ईथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ C3H8 हो गया, H8 हो गया। 2 गुना से 2 ज़्यादा, 3 दूना 6 2 8, मतलब ट्रिक होता है। हमने इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिया है कि किस प्रकार से निर्माण होता है। तो ये सब के सब एल्केन श्रेणी के जितने सारे सदस्य हैं सब के सब क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन श्रेणी में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हम CH, मान लीजिए कि हम 2 को कार्बन लेते हैं, 1 2, सबसे पहले तो आप C2H6, ये फार्मूला होता है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम होता है ईथेन। क्या नाम हो जाता है? ये हो गया ईथेन। जब ये ईथेन हो गया, क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर ईथेन हो गया। तो ईथेन का जो है संरचना सूत्र बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? 1 2 कार्बन, एक ऐसे 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 और ऐसे ऐसे लटका लीजिए हाइड्रोजन। 1 2 3 और 3 3 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन है। यहाँ पर काम 35 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। कौन सी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, काम 35, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन श्रेणी के जितने सारे सदस्य होते हैं सब में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो सिंगल बॉन्ड
पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उदाहरण के लिए अल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, जिसमें डबल यानी कि द्वि एवं त्रिआबंध दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा? एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य। तो उदाहरण के लिए क्या लिखा गया? एल्कीन, एल्कीन, ये से पहले था एल्केन, ध्यान दे, इससे पहले है एल्केन, यहाँ एल्कीन है, ALKENE, यहाँ पर ANE है, इसलिए इसको नाम है एल्केन, इसको नाम है एल्कीन। एल्कीन एवं एल्काइन, एल्काइन बोले तो ALKYNE, ठीक है। तो एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, ये एल्केन और एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के जितने सारे सदस्य होते हैं सब के सब क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन और एल्काइन आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जाइए, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन और एल्काइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखे जा करके, आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर, और ये समझ गए, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह नामकरण करने के लिए अभिक्रियाशील समूह बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। तो कहा वैसा समूह जो किसी अल्काइल ग्रुप में लगकर, अल्काइल ग्रुप भी इससे पहले हमने पढ़ा दिया है। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है दोस्तों? ये अल्काइल हम बोलते हैं CnH2n+1, ये अल्काइल का सूत्र होता है, ठीक है, अल्काइल का। तो कहा वैसा समूह जो अल्काइल ग्रुप या अन्य ग्रुप में लगकर क्या करता है? उसके रूप और गुण बदल देता है। मतलब ये क्या करेगा? ये क्या होता है अभिक्रियाशील समूह? तो आप कहेंगे कि वैसा समूह है जो किसी अल्काइल ग्रुप या अन्य ग्रुप में लगकर क्या करता है? उसकी रूप और गुण को बदल देता है, उसकी गुण और रूप को क्या कर सकता है? बदल सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे अल्कोहल, ये सब अभिक्रियाशील समूह है। जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इथर, एस्टर, ठीक है, कीटोन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब के सब अभिक्रियाशील समूह है। चलिए ये समझिए, ये सब के सब अभिक्रियाशील समूह है। ये जहाँ लगेगा ना, ये उसको रूप रंग को बदल सकता है। अल्कोहल ये सब जिस भी हाइड्रोकार्बन में लगेगा, नामकरण करेंगे उस समय आप देखिएगा ध्यान से। फिलहाल आप यहाँ पर जो बातें यहाँ पर ज़रूरत है वो हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, पहला है अभिक्रियाशील समूह अल्कोहल। अल्कोहल का जो संकेत होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। इसका जो सफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड कहने का मतलब है जो बाद में लगता है, इसको आप जरूर याद रखें। सफिक्स वर्ड कहने का मतलब है जो बाद में लगता है, जो ज़रूरत है वही लिखा है हमने। ज़रूरत है इसका है OL, यानी कि सफिक्स वर्ड इसमें क्या होगा? OL होगा। अल्कोहल में, अल्कोहल लास्ट में OL है, इसलिए सफिक्स क्या होगा? इसका OL होगा। चलिए उसके बाद है सेकेंड एल्डिहाइड। इसको आप याद रखेंगे, नामकरण करने में सुविधा होगा। ओके, अब देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोले तो सिंगल बॉन्ड CHO ऐसे दर्शा दिया जाता है, लेकिन इसका फाइनली तौर पर ये स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर। CHO C और HO है, तो C और H मतलब एक हाइड्रोजन आप यहाँ धर लीजिए, O भी है, तो O तो भाई आपको पता है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता है, डबल बॉन्ड के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 यानी इसकी संयोजकता पता है कि आपको क्या होता है? कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो 4 पूरा करने के लिए इधर लटका लेगा 11 यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो R बैठा दीजिए। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा कोई, R कहने का मतलब है अल्काइल ग्रुप, R कहने का मतलब है अल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो फार्मूला हो जाता है एल्डिहाइड का, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अगर ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे दोस्तों? तो आप समझेंगे एल्डिहाइड है। क्या समझेंगे? एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड है। इसमें एल्डिहाइड में सफिक्स वर्ड क्या होता है? एल्डिहाइड में सफिक्स वर्ड होता है अल। क्या होता है? ALA,
एल सफिक्स मतलब जो बाद में लगे, बाद में, यानी एल्डिहाइड में सफिक्स वर्ड क्या होता है, सफिक्स वर्ड अल होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर कीटोन है। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, कीटोन है। कीटोन बोले तो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, यानी कीटोन को आप ऐसे दर्शा सकते हैं, कीटोन, ये क्या हो गया, तो ये कीटोन है। ये क्या है दोस्तों, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं कीटोन का, तो हो जाता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो R होगा ही और यहाँ पर भी R होगा। ये अल्काइल ग्रुप है और आपको पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है। हो गया मतलब कार्बन की संयोजकता पूरी 1 2 3 4, मतलब काम खत्म। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो ये अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप कहेंगे ये कीटोन है। CO क्या होता है, कीटोन होता है। CO क्या होता है, कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। ऐसा भी अगर आपको दिखाई दे तो कहेंगे एल्डिहाइड है। और हाँ, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप कहेंगे कीटोन है। और कीटोन का जो सफिक्स वर्ड होता है, सफिक्स कहने का मतलब जो बाद में लगता है, वह क्या होता है, ONE, वन। मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला कीटोन, ये लास्ट में जो ये है, यही तो लिखा गया है। और सफिक्स वर्ड जो बाद में लगता है, वन, जो कहाँ लगता है, बाद में लगता है। तो इसको आप जरूर याद रखें कि इसमें कीटोन में क्या लगेगा लास्ट में, तो सफिक्स वर्ड ONE, वन लगेगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड COOH, यह फार्मूला हो गया। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C और O, तब भाई डबल बॉन्ड के साथ होगा। और ये OH यानी अल्कोहल को जोड़ लीजिए। यहाँ पर अल्कोहल मतलब OH नहीं, यहाँ OH या अल्कोहल मत समझना, यहाँ पर एसिड होगा। जब भी डबल O अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एगो हो गया, फिर यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर R होगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर R होगा, मतलब अल्काइल होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अल्काइल होगा। जब भी ऐसा दिखाई दे तो आप समझेंगे क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सफिक्स वर्ड होता है वह ओइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स वर्ड क्या होता है, ओइक एसिड होता है। सफिक्स कहने का मतलब है जो लास्ट में लगे, जो बाद में लगे, उसी को क्या बोलते हैं, सफिक्स वर्ड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सफिक्स वर्ड कहते हैं। इसको आप याद रखें, सफिक्स वर्ड क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। इसको आप ध्यान जरूर रखें, ठीक है। ये क्या होता है, ओइक एसिड होता है। अब चलिए लास्ट में जो हम आपको कह रहे हैं याद रखने के लिए, उसको आप जरूर याद रखें। और इसका जो फार्मूला है और स्ट्रक्चरल दिमाग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए हैलोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हैलोजन की बात करते हैं। हैलोजन होता है सिंगल बॉन्ड क्लोरो। अगर ऐसे लिख देते इसको बोलते हैं क्लोरो, अगर ऐसे लिख देते इसको बोलते हैं आयोडो, और ऐसे लिख देते इसको हम बोलते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पर है ऐसे, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है। इसका प्रीफिक्स, ये सब में तो सफिक्स जरूरत था, लेकिन इसमें प्रीफिक्स जरूरत है। प्रीफिक्स जो पहले लगे, प्रीफिक्स जो पहले लगे। प्रीफिक्स कहने का मतलब है जो पहले लगे। प्रीफिक्स कहने का मतलब है जो पहले लगे। तब प्रीफिक्स में आप क्या याद रखेंगे, प्रीफिक्स में इसको बोलेंगे क्लोरो। Cl कहने का मतलब क्लोरो, Br कहने का मतलब ब्रोमो, और I कहने का मतलब आयोडो। तो ये प्रीफिक्स वर्ड है जो पहले लगेगा। नामाकरण करते समय, नोमेनक्लेचर करते समय इसको आप जरूर याद रखें। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही कि इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। तो इसका फार्मूला, एस्टर का जो फार्मूला होता है, एस्टर, आप एस्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। एस्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हमने इंग्लिश का क्यों यूज किया इसमें लिखने का, पता है रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इंग्लिश में नामाकरण करने में सुविधा होता है। इंग्लिश में नामाकरण मतलब नाम लिखने में सुविधा होता है। इसलिए मेरा सोच है कि इसको आप इंग्लिश में ही कंप्लीट करें, इंग्लिश में ही कंप्लीट करें, क्योंकि नाम लिखने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं, नामकरण करने में सुविधा होगा। चलिए, और इसको एस्टर उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप फार्मूला याद रख लेंगे एस्टर का, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी एस्टर का सूत्र क्या होता है। तो एस्टर का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOR। और ईथर, ईथर कहने का मतलब यदि आप ऐसे देख लेंगे तो इसका ही नाम ईथर हो गया। ठीक है, ऐसे देख लेंगे तो ये क्या है, ईथर है। स्ट्रक्चर देगा, कहेगा ये स्ट्रक्चर किसका है, तो आप याद रखें ईथर का है। ये क्या है, ईथर का, ईथर। ठीक है, ईथर।
चलिए अब उसके बाद यहाँ पर एमाइन है, और एमाइन कहने का मतलब है NH2। एमाइन कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH2 है, एमाइन है, इसको आप याद रखें। एमाइन क्या है? सिंगल बॉन्ड NH2। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, HCHO याद रखें। फार्मूला क्या होता है? HCHO क्या हो जाता है? HCHO हो जाता है। ओके, HCHO हो जाता है, HCHO हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है याद रखें। चलिए ठीक है, तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप इतना याद रखते हैं तो नामकरण करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप इतना जो है ज़रूर याद रखें ताकि जो है नामकरण करने में सुविधा हो। तो इसको आप अभिक्रियाशील समूह, जो भी हम अभिक्रियाशील समूह हम बताए हैं, इन सभी को सफिक्स वर्ड और प्रीफिक्स वर्ड इन सभी को याद रखें। साथ में स्ट्रक्चर और क्या क्या फार्मूला होता है इसका आप ज़रूर याद रखें, तब आप नामकरण आसानी से सीख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो इससे जो बाद वाला लेक्चर होगा, इससे बाद वाला लेक्चर में हम आपको सिखाने वाला हूँ नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर। ओके, तो जब तक के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप अच्छे से पढ़िए। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।